हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट संख्या 5 है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है। और साथ ही ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस और साथ ही आपके आरओ एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए है तो ये आपके बीपीएससी में या फिर आरओ के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये बिल्कुल ही यूजफुल टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो अर्थशास्त्र है, साथ ही पर्यावरण और उत्तर प्रदेश स्पेशल और जनगणना, यानी कि यहाँ पे 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। और पीसीएस मंत्रा जो कि एक बहुत ही अच्छा कोचिंग संस्थान है जिसकी टेस्ट सीरीज जो है वह लगाने लायक होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज अपना टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। दूसरा है व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। तीसरा है संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और साथ ही चौथा पॉइंट है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे कौन सा सही है ये पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक और अपघटक के द्वारा, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा, या फिर उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। तो जैविक साम्यता जो है या उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित और परिभाषित हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि की अनुमति है। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित और परिभाषित है, ये गलत है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं जो है यह निर्धारित और परिभाषित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के बारे में। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी नागरिक प्रक्रिया संहिता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है, ये यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। पहला है नाइट्रोमोनास रसायन संश्लेषी जीवाणु। ऑप्शन दूसरा पॉइंट है राइजोबियम सहजीवी जीवाणु। लैक्टोबैसिलस प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रोमोनास रसायन संश्लेषी जीवाणु और राइजोबियम सहजीवी जीवाणु ये दोनों सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की श्रव्यता के परिसर यानी कि रेंज ऑफ हियरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। दूसरा कथन है व्हेल तथा हाथी अश्रव्य जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करने में सक्षम है। तीसरा कथन है सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या फिर शाकाहार को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन कौन से जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा नहीं होगा, यानी कि शाकाहार को बढ़ावा देना ये जैव विविधता के बढ़ावे के लिए सही है या उसके खतरे में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य दिया हुआ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। ये जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोटोन एक अवस्थान्तर क्षेत्र है जहां दो प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। दूसरा कथन है, इकोटोन हमेशा चौड़ा क्षेत्र होता है। तीसरा है, इकोक्लाइन एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में कर्मिक स्थापन है और दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसके संदर्भ में यहाँ पे जो इसका सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोटोन जो है वह हमेशा चौड़ा क्षेत्र हो, तो यहाँ पे दूसरा सही नहीं है, पहला एवं तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन परत आवरण का क्षरण अभी सिर्फ उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर हो रहा है। दूसरा है, ओजोन परत का क्षरण ओजोन गैस की वायुमंडलीय गैसों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में बदलने से होता है। तीसरा कथन है, ओजोन का निर्माण और प्रकाश की अवरक्त किरणों के ऑक्सीजन अणुओं की अभिक्रिया से होता है। चौथा कथन है, पराबैंगनी सौर विकिरण और ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरा एवं चौथा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षमता वाला एवं सबसे प्रमुख ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। दूसरा कथन है, सीएफसी का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में प्रणोदक के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन है, इसका रासायनिक नाम फ्रेयान है। चौथा कथन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ हैलोजन HCFCS, SCS3Br या फिर NOx आदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पिरामिड उल्टा या उल्टे नहीं हो सकता है? संख्या का पिरामिड, जैव का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा इसमें ऐसा पिरामिड है जो कि उल्टा नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड जो है या किसी भी पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है, जोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ओलोसीरा या फिर नॉस्टॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ओलोसीरा और नॉस्टॉक जो है या धान की जिसमें जल भरा हो, जल प्लावित खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या क्या होता है? तो ओलोसीरा है और नॉस्टॉक है, ये साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुटकर या फिर कार्ल वोस। तो यहाँ पे जैव विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन जो है यह जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? बाघ, मगरमच्छ, हाथी या फिर गैंडा। तो माइक संरक्षण जो कार्यक्रम है यह आपका संबंधित है किससे? तो यह 2003 में चलाया गया और माइक का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये हाथी से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2003 से ये संचालित किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कोलकाता। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है या पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कोलकाता जो है यह सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन, एंथोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, साइटोलॉजी आंतरिक संरचना का अध्ययन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंड्रोलॉजी जो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी एल्गोलॉजी जो है यह शैवालों का अध्ययन है, एंथोलॉजी जो है यह पुष्पों का अध्ययन है, और साथ ही साइटोलॉजी जो है यह कोशिका का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कीटभक्षी पौधे केवल छोटे जीवों कीटों का ही शिकार करते हैं, बिल्कुल सही है। शिकार को आकर्षित करने के लिए इनमें रंग बदलने की भी क्षमता होती है, साथ ही रंग बदलने के अलावा ये कई पदार्थों का स्राव भी करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे पोटेशियम तथा कैल्शियम की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। कीटभक्षी जो कीट खाते हैं वो किसकी कमी से खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी इन पौधों में होती है, इस वजह से ये कीटों को खाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। और तीसरा कथन है, यह गैस शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे सभी कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ज्वार नदमुख क्षेत्र में नदियों के गुण एवं समुद्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा कथन है, इसमें जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है। तीसरा है, इसमें ज्वारीय गतिविधियां सीमित होने के कारण यह प्रायः शांत क्षेत्र होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थाने यानी कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलागार, जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान, पवित्र उपवन और झीलें। कौन सा इसमें से स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? जैव विविधता के स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत कौन इसमें से शामिल नहीं है? तो जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान जो है यह स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत से शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 दिया हुआ है ये 1986 है। 1986 है, 83 नहीं है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान हंगुल कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग जो है यह पाए जाते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्री कारक जीवाणु निम्न में से किस में बदलते हैं? वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में, या फिर मृत पौधे तथा जंतुओं को अमोनिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। और पौधे जो है या नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले लेते हैं, ये पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में तोड़ते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्रजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थानिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे लायन टेल्ड मकाक जो है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लायन टेल्ड मकाक जो हो जाएगा यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो भारतीय मरुस्थल में पाया जाता है। ये हिम तेंदुआ जो है यह पाया जाता है आपके हिमालयी क्षेत्र में, और क्राउडेड लेपर्ड जो है यह उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव उर्वरक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जैव उर्वरकों की लागत खर्च रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अधिक है, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जैव उर्वरकों की लागत खर्च रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा कम होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सही नहीं दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के
सीमा को निर्दिष्ट करता है। इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, पर्यावास या फिर गृहपरास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इकोटोन। इकोटोन जो है यह दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की सीमा का निर्धारण करता है, जिसको हिंदी में संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए ज्यादातर भारत के इस समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवास करते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर मालवन समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य में कछुए जो है या प्रजनन एवं नेस्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा प्राय की एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये भी सही है, अभी हमने आगे ही पढ़ा है। तो तीसरा ऑप्शन है, प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यहाँ पे कि खाद्य श्रृंखला में बढ़ते पोषण स्तर पर ऊर्जा भी बढ़ती है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, सिंहभूम राष्ट्र एलिफेंट रिजर्व झारखंड, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरल, इतांकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, ये गलत है। मयूर झरना जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। दूसरा कथन है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। अब यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, रेड क्रॉस न्यूयॉर्क, IPCC जिनेवा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो रेड क्रॉस न्यूयॉर्क दिया हुआ है सही नहीं है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दूसरा कथन है, जलवाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तीसरा कथन है, मीथेन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मीथेन जो है यह वैश्विक तापन में 20% का योगदान करती है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु इसका महत्व जो है यह अधिक है। क्योंकि तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है कि मीथेन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मौजूद है, तो कम मात्रा में मौजूद है, और इसका महत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है यही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है? तो वो कौन सा संबंध है? तो ये जो संबंध है यह है सहभोजिता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सहभोजिता में एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल दिवस 21 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो विश्व जल दिवस 21 अप्रैल दिया हुआ है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो विश्व जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, और 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 22 मार्च। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, ब्लैकफुट और सिलिकोसिस सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो सिलिकोसिस सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। सिलिकोसिस सिलिका या एस्बेस्टस के धूल कणों से होने वाला रोग है, और सभी यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तालाब बायोम में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा। तो किसी तालाब में जो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है
कि शैवाल, मच्छर लार्वा, ड्रैगन फ्लाई लार्वा और मछली। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूम सागर बायोम के स्थानीय नाम से निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। मैक्यूम यूरोपीय भाग, फाइनबोस ऑस्ट्रेलिया, चैपरल कैलिफोर्निया, मेटोरल चिली। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जो है रूम सागर जो है या भूमध्य सागर को ही कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मक्यूस जो है या यूरोपीय भाग, फाइनबोस जो है या ऑस्ट्रेलिया, चैपरल जो है कैलिफोर्निया, मेटोरल जो है चिली। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है फाइनबोस ऑस्ट्रेलिया, ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव उपचारण यानी कि बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है बायो रेमेडिएशन से? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जीवों की सहायता से पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ये जैव उपचारण कहलाता है यानी कि बायो रेमेडिएशन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण की होती है। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण प्रकाश संश्लेषण है, ये भी सही है। और पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ से अवशोषित करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नाइट्रेट फॉर्म में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है, तो ये गलत है, ऑक्सीजन को जोड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है और प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण क्या है? कि पूर्वी हिमालय की विषुवत रेखा से निकटता के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा, ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, पाखल अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, बोंडला जीव अभ्यारण्य झारखंड। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाखल अभ्यारण्य जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ में है और ऊषा कोष्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऊषा कोष्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह उड़ीसा में है और कांगेर घाटी तो यह छत्तीसगढ़ में है। और बोंडला जीव अभ्यारण्य जो है यह झारखंड में नहीं या गोवा में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा पहले से सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन नहीं है। जीवमंडल एक खुला तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। श्वसन एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया है, ये भी सही है। पौधे की रचना एवं सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है, ये भी सही है। जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीव भार का जो पिरामिड है वह सदैव उल्टा नहीं बनता है। तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो है यह उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए उनका भार कम होता है। तो सिर्फ तालाब में ये उल्टा बनता है, हर जगह नहीं बनता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, चिल्का झील, उपयुक्त में से कौन सा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? कौन कौन से इसमें से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो है ये दोनों शामिल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चिल्का झील भी इसमें शामिल थे, लेकिन 2002 में इसे हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी लग गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। कच्छ का रण क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता योजना 2008 में बनाई गई, ये भी सही है। साइलेंट वैली उद्यान साइलेंट वैली उद्यान पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो साइलेंट वैली जो है यह पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, साइलेंट वैली जो है यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? अमरबेल, लोरेंथस, ओरोबैंकी या फिर लाइकेन, कौन इसमें से परजीवी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, यहाँ पे जो चौथा दिया हुआ है लाइकेन, यह परजीवी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अमरबेल जो है यह पूर्ण स्तंभ परजीवी है। लॉरेंथिस जो है आंशिक स्तंभ परजीवी है। ओरोबैंकी जो है यह पूर्ण मूल परजीवी है। लाइकेन जो है यह परजीवी नहीं बल्कि सहजीवी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विक्षुब्ध पारितंत्र वाला बायोम विषुवत वन बायोम, टैगा वन बायोम, मानसूनी वन बायोम या फिर टुंड्रा वन बायोम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा मानसूनी वन बायोम। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन सा वो रहता है, तो ये मानसूनी वन बायोम रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सीमित वर्षा और बदलती हुई मौसमी प्रकृति के कारण मानसूनी वन बायोम सर्वाधिक विक्षुब्ध पारितंत्र वाला बायोम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? डीडीटी, प्लास्टिक, ओजोन या फिर अमोनिया। कौन सा इसमें से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन जो है यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी डीडीटी, प्लास्टिक और अमोनिया ये तीनों प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम मेघ बीजन में किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या फिर एल्किल हैलाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों का प्रयोग यहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का सही क्रम है? तो जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो नग्नीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ये जो दिया हुआ है पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही रूप में दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न मापनों में कौन सा यह से सही परिभाषित है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। दूसरा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो कौन सा इसमें से जो है राष्ट्रीय उत्पाद के मापन की विधि को सही रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा जो है या बिल्कुल सही रूप में परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 7 इंजनों में शामिल नहीं है? मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग या फिर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है मेट्रो शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ट्रेजरी बिल अंकित मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर होता है। कथन दूसरा है, ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार के द्वारा निर्गत किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पे असत्य जो है यह कथन है कौन सा? तो यहाँ इनमें से जो है कोई कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रा पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों यानी कि M1, M2, M3 और M4 में प्रकाशित करता है। दूसरा कथन है, M1, M2 को संकुचित मुद्रा और M3, M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। तीसरा कथन है, M1 की तरलता सबसे कम और M4 की सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर यानी कि बैंक रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्यावसायिक बैंक अपनी आरक्षित निधियों में कमी की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक दर पर कर्ज लेते हैं। दूसरा कथन है, बैंक दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी लाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी पहला कथन सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार की गैर सरकार राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की जो वसूली है इसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली में नहीं लिया जाता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली में आय आधार के बदलने के साथ कर की दर स्थिर रहती है? प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अनुपातिक कर प्रणाली में होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कृषि पर समझौते व्यवस्था यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अधीन प्रदान किए जाने वाले घरेलू समर्थन ब्लू बॉक्स क्या होता है? तो ब्लू बॉक्स क्या होता है? तो ब्लू बॉक्स जो है यह किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजारों के संबंध में क्या असत्य है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी ग्रीनएक्स सूचकांक कुल 20 कंपनियों के कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित है। दूसरा कथन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक स्वदेश का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है जिसमें कुल 60 शेयर शामिल होते हैं। तीसरा कथन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब कौन सा यहाँ पे असत्य कथन है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो असत्य है वह है पहला एवं दूसरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, तीसरा कथन सत्य है, तो यहाँ पे चूंकि असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में क्या असत्य है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में क्या असत्य है? तो इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, इस परियोजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा, गलत है, ये सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में प्रस्तावित कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, और चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलीकॉप्टर मुद्रा से आप क्या समझते हैं? हेलीकॉप्टर मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो हेलीकॉप्टर मुद्रा जो है यह आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंकों द्वारा नोटों करेंसी की को जारी करना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रुपए की परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में अभी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू नहीं है। दूसरा कथन है, वर्तमान में केवल चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। तीसरा कथन है, एस तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर विचार करने हेतु गठित की गई थी। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा घाटे की संकल्पना में सम्मिलित है? तो जुड़वा घाटे की संकल्पना में सम्मिलित जो है यह है चालू खाते का घाटा प्लस राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थव्यवस्था में किसके मापन के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग, तो गिनी गुणांक का प्रयोग जो है या आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकर और अधिभार यानी कि सेस और सरचार्ज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरोपित किए जाते हैं, वहीं अधिभार करों पर आरोपित कर यानी कि टैक्स ऑन टैक्स की प्रकृति वाले होते हैं जिनके लिए उद्देश्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है, उपकर तथा अधिभार अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तीसरा है, इससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा यहाँ पे सही है सेस और सरचार्ज के बारे में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन के मॉडल और पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजना मॉडल एक तरफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय तो पीसी महालनोबिस मॉडल, और तृतीय जो है या जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, यानी कि चौथी जो है यह जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित नहीं थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 तक था, अशोक रुद्र तथा एलोन एस मात्रे के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, पेरिस व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड
जिनेवा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC। कौन सा इसमें से पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। न्यूयॉर्क दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है यह जिनेवा कोलोगनी में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में वैट का प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को किया गया। दूसरा है, इसे LK झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसके संदर्भ में यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंपनी के इक्विटी और बॉन्ड के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है? तो इक्विटी और बॉन्ड कंपनी के द्वारा पूंजी जुटाने के माध्यम में बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, इक्विटी धारक कंपनी में शेयर होल्डर होता है जबकि बॉन्ड धारक शेयर होल्डर नहीं होता है, ये भी सही है। इक्विटी धारक को मताधिकार का अधिकार मिलता है जबकि बॉन्ड धारक को मताधिकार नहीं प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, कंपनी के लिक्विडेशन की दशा में इक्विटी धारक को बॉन्ड धारक से पहले भुगतान किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका प्रारंभ अप्रैल 2016 में किया गया था। दूसरा है, इसका क्रियान्वयन नेफेड के द्वारा किया जाता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो क्रियान्वयन है यह नाफेड के द्वारा नहीं किया जाता है, इसका क्रियान्वयन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में तरलता पास यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप के दौरान कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? निम्न ब्याज दर, उच्च ब्याज दर, कौन सी स्थिति इसमें से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे दोनों स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती? लोक प्रशासन एवं प्रतीक्षा, गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति, बैंकिंग एवं सीमा सेवाएं, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं, रियल एस्टेट। कौन से इसमें से अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस एवं विद्युत आपूर्ति जो है यह तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? उत्पादक को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है, सार्वजनिक बचत में वृद्धि होती है, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सार्वजनिक बचत में वृद्धि जो है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नागरिकों में कौशल की कमी और स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, ये तीनों जो हैं यह भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु SS तारापुर समिति का उद्देश्य था ग्राहक सेवा में सुधार, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार। कौन सा यहाँ पे SS तारापुर समिति का उद्देश्य था बैंकिंग क्षेत्र में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का उद्देश्य था इनका, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो जो ये निर्धारित भाग है ये कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? मांग एवं पूर्ति का महत्व, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी या फिर अधिकतम लाभ का उद्देश्य। कौन सा इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि आर्थिक विषमताओं में कमी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रयोग में लाए जाते हैं? बैंक दर में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में कमी, करों की दर में वृद्धि, ए एवं सी दोनों। तो कौन सा यहाँ पे मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के उपाय के अंतर्गत लाया जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बैंक दर में वृद्धि और करों की दर में वृद्धि की जाएगी, किसमें? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋणदान से है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से समिति और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? बाचू समिति मोटर वाहन कर, राजा चलैया समिति कर सुधार, पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति, रंगराजन समिति 2 पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? कौन सी समिति अपने कार्य क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाचू समिति जो मोटर वाहन कर दिया हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाचू समिति का गठन प्रत्यक्ष कर के बारे में जांच करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर प्रति व्यक्ति उत्पाद या आय। कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो ऑप्शन डी में, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद या आय माप जो है यह आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के आधार पर आरबीआई जो है यह मुद्रा निर्गमन करता है, यानी कि मुद्रा जारी करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा माना गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय या फिर बैंकों का समापन। किनमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे सभी में करता है, यानी कि उपयुक्त सभी में करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ उनके लक्ष्यों का मेल करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो ये जो है यह भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के बारे में थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो तीव्रतर विकास के बारे में थी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो ये बराबर हो जाएगा राजकोषीय घाटे के, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में प्रतिस्थापित किया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर। किसको शामिल किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो जो वास्तविक आय होगी यह हो जाएगी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ जो होता है यह होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब किसी कार्य को करने के लिए जितने आदमी की आवश्यकता होती है उससे अधिक भी आदमी उसमें लगे होते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ 4 आदमी के लगने से हो जाएगा और उसमें 6 आदमी लगे हुए हैं, तो जो 2 आदमी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। तो इसी को कृषि के क्षेत्र में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भूमि की जुताई, बुआई आदि न करके प्राकृतिक वनस्पति पर पशु चराए जाने को कहा जाता है?
क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा रेचिंग कृषि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेचिंग कृषि में भूमि की जुताई, बुआई एवं गुड़ाई आदि नहीं की जाती है, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार की पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती। विदेशों से प्राप्त उपहार, किसी लॉटरी में जीती गई धनराशि, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ। कौन कौन से इसमें जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, तीनों जो है यह शामिल नहीं किए जाते। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग सुधार से संबंधित निम्नलिखित समितियों में सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि डी सुब्बाराव समिति कृषि ऋण में सुधार हेतु, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी MN गोइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार से बिल्कुल सही है। एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु, ये भी सही है। SS तारापुर समिति विदेशी विनिमय पूंजी खाता परिवर्तनता, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। डी सुब्बाराव समिति जो है यह मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह से संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस से चालू खाता बनता है। व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य मदों का संतुलन या फिर विशेष आहरण अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों का संतुलन जो है या भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चालू खाता जो बनता है वह व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों का संतुलन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन या फिर पोर्टफोलियो निवेश। तो यहाँ पे विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और साथ ही पोर्टफोलियो निवेश जो है ये मिलकर पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत है। शिक्षा में निवेश, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, टीकाकरण। कौन सा यहाँ पे मानव पूंजी का स्रोत है, तो यहाँ पे तीनों जो हैं या मानव पूंजी के स्रोत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मजदूरी आय में शामिल किया जाता है। मकान के किराए से प्राप्त आय, ब्याज से प्राप्त आय, लाभ से प्राप्त आय। किसको शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल तीसरे कंडीशन में जो है मांग जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे छोटे एवं बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ा है। दूसरा है, इससे खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई है। दूसरा है, इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं एवं चावल की फसलों को प्राप्त हुआ है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रंगराजन समिति, PSC विनिवेश, केलकर समिति कर सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, नरसिम्हम समिति लघु उद्योग विकास। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है नरसिम्हम समिति, यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, लघु उद्योग विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो दिए हुए हैं समितियाँ बिल्कुल सही सुमेलित है अपने कार्य क्षेत्र से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल नहीं है। उपभोग व्यय, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वह है विदेशी व्यापार, राजकोषीय नीति, शेयर बाजार या फिर मौद्रिक नीति। तो बुल और बियर जो है या शेयर बाजार से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि, तो अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है, तो अवमूल्यन का प्रभाव होता है आयात महंगा हो जाता है जबकि निर्यात जो है यह सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CAR क्या होता है। तो CAR जो है यह क्या होता है, तो यह होता है RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का एक हिस्सा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। CAR की सही परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, शहरों की तरफ प्रवास में कमी। उपयुक्त कथनों में से
एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे इसके संदर्भ में पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो एमजी नरेगा जो है अब ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में वृद्धि करता है तथा इसके शहरों की तरफ प्रवास में कमी भी आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री जो थे ये थे नरसिम्हा राव जी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1991 में एलपीजी का जो एक कॉन्सेप्ट था वो आया था, जिस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो नंबर 1 है खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आती है, दूसरा है जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, तीसरा है सरकारी राजस्व तथा व्यय में वृद्धि होती है और चौथा है प्रारंभ में आय विषमता बढ़ती है किंतु बाद में कम हो जाती है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे इसका जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में हिंदू समृद्धि दर जो है यह किससे संबंधित है? या राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, किसका? तो हिंदू समृद्धि दर का, जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम गहन उद्योग वह होता है जहाँ, तो जहाँ अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें अधिक संख्या में श्रमिकों को रखा जाता है अथवा आवश्यकता होती है। भारत का कपड़ा उद्योग जो है एक श्रम गहन उद्योग है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति की शुरुआत। तो यहाँ पे जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? या 1966-67 में हुई थी, 66-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 को हुआ था, जुलाई 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1974 में दिया गया था इंदिरा जी के द्वारा। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 3, 2, 1 इसका सही सीक्वेंस होगा, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला औरैया, ये भी सही है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, गलत है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर जो है मेरठ है, तो ये सही है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों सही से। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो थारू जनजाति के संबंध में यहाँ पे जो दिया हुआ है, थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1982 को प्रारंभ हुई थी, यह यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है यह 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुई थी, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये जो है सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नृत्य और स्थान, सैरा नृत्य बुंदेलखंड, धोबिया राग नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड, चौरसिया नृत्य ब्रज भूमि। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ पे जो चौरसिया नृत्य ब्रज भूमि दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। चौरसिया नृत्य जो है यह जौनपुर में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे 17 सीटें आरक्षित की गई हैं, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जननांकी लाभांश का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की जाती? तो यहाँ पे जो है पूंजी गहन तकनीक पर पूर्ण बल नहीं दिया जाता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जो है यह अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर का अर्थ होता है अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, अमृत मिशन 2015, पीएम किसान सम्मान निधि 2019, स्वच्छ भारत मिशन 2014। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो पीएम किसान सम्मान निधि 2019 जो दिया हुआ है यह सही नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रारंभ 1 दिसंबर 2018 को हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में है। भारत कला भवन तो ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। और छत्रसाल संग्रहालय जो है यह आपके बांदा में स्थित है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान आगरा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान आगरा, ये गलत है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है यह चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और प्रसिद्ध व्यक्तित्व निम्न में से किस घराने से संबंधित है? तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है लखनऊ घराने से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगनी नृत्य किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र, भरत क्षेत्र, अवध क्षेत्र या फिर पूर्वांचल क्षेत्र? तो जोगनी नृत्य जो है यह संबंधित है अवध क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहरों में सही सुमेलित नहीं है। चित्रकूट, मंदाकिनी नदी, फतेहगढ़ गंगा नदी, मुरादाबाद यमुना नदी, गोरखपुर राप्ती नदी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो मुरादाबाद यमुना नदी दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी किनारे स्थित है और अन्य जो यहाँ पे सभी दिए हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दिया हुआ है। आहरौरा, मिर्जापुर, नवगढ़, चंदौली, लखेरी, कानपुर, अर्जुन, महोबा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। लखेरी जो कानपुर दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। लखेरी जो बांध है यह झांसी में स्थित है और लखेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग एवं उनके केंद्र के बारे में सही सुमेलित है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, माचिस उद्योग मथुरा, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर, पीतल के बर्तन मुरादाबाद। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो माचिस उद्योग मथुरा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। माचिस उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, लकड़ी पर नक्काशी जो है सहारनपुर और पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है यह सोनभद्र है, यह बांदा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्लॉक प्रिंटिंग फर्रुखाबाद, आंवला उद्योग प्रतापगढ़, दिया सलाई उद्योग बरेली, दरी निर्माण बिजनौर। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दरी निर्माण जो यहाँ पे बिजनौर दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। दरी उद्योग मुख्यतः शाहजहांपुर एवं बरेली में विस्तृत है। पीतल के लिए मुरादाबाद और तारों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से? तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त में होती है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर जिला जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है। असत्य कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ विश्वविद्यालय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 2016 हो जाएगा, 1916 हो जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, यानी कि बी का दूसरा। लखनऊ विश्वविद्यालय तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। तो इसका जो कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4।
2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और फिर आपका आएगा सोनभद्रा सेकंड नंबर पर, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका हरदोई तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका सीतापुर। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 2 1 4, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1950 में तथा द्वितीय वन नीति 1972 में घोषित की गई। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे इसका जो सत्य कथन हो जाएगा, यहाँ पे केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? शामली, फिरोजाबाद, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, कौन सा इसमें से गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शामली, फिरोजाबाद और सहारनपुर, ये तीनों जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से बहती हैं, और इसमें प्रमुख जिले हैं बिजनौर, मुजफ्फरपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर, वाराणसी एवं बलिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जहाँ से गंगा नदी नहीं बहती, यानी कि शामली, फिरोजाबाद और सहारनपुर से गंगा नदी नहीं बहती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कुशीनगर में कौन सा स्तूप है? तो कुशीनगर में रानाभर स्तूप हो जाएगा। और सारनाथ में जो है यह हो जाएगा धमेक। और श्रावस्ती में कौन सा? तो श्रावस्ती में हो जाएगा सहेत महेत। और कौशाम्बी में तो घोषिताराम मठ हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी रहे? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कौन कौन से शहर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी रह चुके हैं? तो यहाँ पे आगरा भी रह चुका है, प्रयागराज भी, और लखनऊ भी रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। मेरठ कभी इसका राजधानी नहीं रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बांदा, मिर्जापुर, महोबा, ललितपुर, कहाँ पे यहाँ पे जो है हीरा पाया जाता है? तो हीरा जो है यहाँ बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो यहाँ पे सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंद्रा समुद्र, उन्नाव, बल्हापारा झील, कानपुर, मानसी गंगा, वृंदावन, अलवारा झील, कौशाम्बी, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया हुआ है मानसी झील वृंदावन में नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानसी झील जो है गोवर्धन में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई, नवाबगंज पश्चिम बिहार, कन्नौज, पटना पश्चिम बिहार, एटा, समस्तीपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है नवाबगंज पश्चिम बिहार, कन्नौज, यह सही सुमेलित नहीं है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले मेलों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? नकटैया मेला, वाराणसी, बटेश्वर मेला, सहारनपुर, कालिंजर मेला, बांदा, नौचंदी मेला, मेरठ, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर मेला जो सहारनपुर दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ना कि सहारनपुर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित वार्षिक उत्सव के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? कबीर महोत्सव, मगहर, कंपिल महोत्सव झांसी, कल्की महोत्सव संभल, कजली महोत्सव मिर्जापुर, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो कंपिल महोत्सव जो झांसी दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कंपिल महोत्सव जो है वार्षिक महोत्सव है, इसका आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंदिरों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? दशावतार मंदिर ललितपुर, बड़ा भगवान मंदिर एटा, भारत माता मंदिर फैजाबाद, अवघड़नाथ मंदिर मेरठ, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो भारत माता मंदिर फैजाबाद दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। भारत माता मंदिर जो है या वाराणसी में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज, ये गलत है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, बिल्कुल सही। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है, प्रयागराज में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान गोरखपुर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, या फिर भारतीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में स्थित है, गोरखपुर में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आला, महोबा, बिरहा, कन्नौज, रशिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बिरहा कन्नौज जो दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। बिरहा जो है मुख्य रूप से पूर्वांचल क्षेत्र का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंवला नगरी प्रतापगढ़, इत्र नगरी कन्नौज, सिराजे हिंद जौनपुर, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सोनभद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो तपोभूमि है वह नैमिषारण्य सीतापुर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। फुल्लर झील कहाँ पे है? तो फुल्लर झील जो है यह पीलीभीत में स्थित है। नौह झील कहाँ पे है? तो नौह झील मथुरा में है। और करेला झील, तो करेला झील लखनऊ में स्थित है। और बखीरा झील तो संत कबीर नगर में स्थित है। इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उपयुक्त अवरोही क्रम होगा। क्या क्रम होगा यहाँ पे? अवरोही क्रम इनका। तो इसका जो अवरोही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर लखनऊ में जनसंख्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी तो प्रयागराज में। और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में स्थित है। और भारतीय लोक कला परिषद जो है यह वाराणसी में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 4, 3, 2। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार जो है यह चित्रकूट में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है यह मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है यह महाराजगंज में स्थित है। साथ ही किशनपुर वन्यजीव विहार जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ इनका केंद्र दिया हुआ है। हाँ, तो खेल का सामान आपका मेरठ हो जाएगा। टेराकोटा गोरखपुर, कांच का सामान जो है यह फिरोजाबाद हो जाएगा। दिया सलाई जो है यह बरेली सहारनपुर। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्राचीन नाम दिया हुआ है और नवीन नाम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पिपराहवा का जो नवीन नाम है वह क्या है? तो कपिलवस्तु हो गया है। ऋषिपत्तन का तो यह हो जाएगा सारनाथ। रामग्राम का क्या होगा? तो रामग्राम का हो जाएगा आपका गोरखपुर। और कान्यकुब्ज का क्या होगा? तो कन्नौज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट बनेगा यह हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे पीसीएस मंत्रा का ये टेस्ट सीरीज है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। और उत्तर प्रदेश स्पेशल को अगर हटा दिया जाए तो ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।